हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे क्लास 7 का हिस्ट्री। जो फर्स्ट चैप्टर है वो क्या है? फर्स्ट चैप्टर है छोटे छोटे राज्यों का विकास। तो इस समय छोटे छोटे राज्यों का कैसे विकास हुआ, ये सब चीज़ के बारे में आज हम देखेंगे। तो क्या हुआ, सन 647 में राजा हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई। जब राजा हर्षवर्धन थे तो उनका जो साम्राज्य था भारत के बहुत जगह में फैला हुआ था, मतलब आधे से ज़्यादा भारत में फैला हुआ था। ठीक है दोस्तों, फिर जब ये हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई तो वो जो भारत है वो छोटे छोटे राज्यों में बढ़ गया और कोई जो बड़ा साम्राज्य था वो नहीं बन पाया। फिर ऐसा क्यों हुआ, ये किस कारण से हुआ, कौन कौन से राजा बने, किसका शासन क्या क्या था, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, ये देख लेते हैं। ये मैप है। ये मैप में बताया गया है कि यहाँ पे पांडव, यहाँ पर कुलेश्वर, यहाँ पे कितने सारे जो क्या होता था पहले दोस्तों, जो नदी थी उससे राज्य का पता चलता था कि कौन सा राज्य उधर है, कौन सा राज्य इधर है। तो इसीलिए दोस्तों देखेंगे कि आज जो हमारा भारत है वो कई भागों में बटा हुआ है। तो पहले बस केवल नदियों से ही सब कुछ पता चलता था कि जैसे ये सिंधु नदी गई है तो यहाँ पे कोई और राज्य है, यहाँ पे कोई और राज्य है। इसी तरह पूरे राज्य को बटा हुआ था। यहाँ पे महानदी है, महानदी है तो यहाँ पे छिंदक है, यहाँ सोम है, यहाँ कलचुरी है, यहाँ पे परमार है, यहाँ पे चालुक्य है, चौहान है, गुर्जर है, कन्नौज है। कई सारे छोटे छोटे राज्यों में बढ़ गए हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। फिर नए राजा और राजवंश कैसे बने। क्या हुआ कि पहले की जो जानकारियाँ हैं वो हमें किससे मिलती थी? शिलालेख से और एक ताम्रपत्र से। इस चीज़ों से हमें नए राजा और राजवंश के बारे में पता चलता था। बात कर लो। तो देखते हैं 650 के आसपास के प्राप्त शिलालेख और ताम्रपत्र से कई चीज़ों के बारे में पता चल। इस समय भारत में कई शक्तिशाली राजा हुए जिन्होंने अपने आसपास के इलाकों को जीतकर अपने राज्य में बना लिया। इन राज्यों का उत्तराधिकारी जो होता था उतना वो योग्य नहीं होता था और इस कारण से उनके राज्यों के अधिकार आदि इलाकों में ज़्यादा आज़ादी से शासन करते थे। धीरे धीरे उन राजाओं की अधीनता मानने से इनकार करते लगे और नए नए राज्यों का उदय होने लग गया। तो इसमें से एक क्या है, राष्ट्रकूट वंश का शासन था। पहले चालुक्य राजा के कर्मचारी थे, फिर उन्होंने अपनी ताकत को बढ़ाकर अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। फिर उसके बाद देखते हैं कि कभी कभी ऐसा भी हुआ कि किसी शक्तिशाली योद्धा ने अपने साथियों के साथ कमज़ोर कबीले और बस्तियों पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया और फिर वहाँ पे वो बस गए। फिर मतलब व्यापारी, ब्राह्मण, ये सबको बसा के वहाँ का राजा घोषित कर लिया। उदाहरण के लिए राजस्थान का जोधपुर पटियाला में मिलने वाले शिलालेख प्रतिहार वंश के लोगों का शासन इसी तरह स्थापित हुआ। फिर छत्तीसगढ़ में कलचुरियों का भी शासन इसी तरह स्थापित हुआ। फिर राजा और राज्य बनने के कुछ और भी तरीके थे, जैसे बड़े बड़े ज़मीनों पे टुकड़ों पर अधिकार कर लेना, उसमें अच्छी फसल होना, सब उसमें तरह तरह की सुविधा बना लेना। फिर उससे क्या होता था, वो धीरे धीरे उन इलाकों का उनका दबदबा बढ़ते गया और लोग क्या उनकी बातें मानने लगे और वो राजा महाराजा बन गए। ठीक है दोस्तों, फिर ब्राह्मणों और भाटों की भूमिका। ब्राह्मण क्या करते थे दोस्तों पे कि जो राजा थे उनसे यज्ञ करवाते थे, बड़े बड़े हवन करवाते थे, तो उनकी जो प्रतिमा बहुत बढ़ गई। ये परिवारों को राजवंश के रूप में स्थापित करने और राज्य की व्यवस्था बढ़ाने में ब्राह्मण की बहुत भूमिका थी। वह धर्म, ज्ञान और राज काम चलाने के ज्ञाता के रूप में ब्राह्मण की बड़ी प्रतिष्ठा थी। उत्तर और दक्षिण में राजाओं ने गंगा यमुना तट पर बसे ब्राह्मणों को अपने राज्यों में बसाया। फिर क्या होते थे, ब्राह्मण की बड़ी प्रतिष्ठा होने लग गई, ब्राह्मण को बहुत सारे अधिकार देने लग गए। फिर कभी कभी पूरे गांव या फिर गांव से प्राप्त होने वाले संपूर्ण लगान दान में दे देते थे। क्या करते थे राजा महाराजा,
या तो ज़मीन दान में दे देते थे, या तो लगान वगैरह बहुत सारी चीज़ें ब्राह्मण लोग को दान में दे देते थे। और इन आदेशों को प्रमाण के रूप में रखने में इन्हें ताम्रपत्र पर इसमें क्या हुआ, ब्राह्मण राजाओं की वंशावली बनाते थे, जिन्होंने चंद्रसूर्य और किसी महान ऋषि का वंशज बताया था। जो ब्राह्मण होते थे वो क्या करते थे, राजसूर्य यज्ञ, अश्वमेध, ये सब यज्ञ करवाते थे। और एक छत्तीसगढ़ में कलचुरी शासक रतनदेव तृतीय ने भी एक ऐसा ताम्रपत्र मिला है। फिर उसके बाद क्या होता था, जो भाट होते थे, भाट क्या करते थे, गीत गाकर राजा को प्रसन्न करते थे। और मतलब जो भाट होते थे वो बड़े बड़े कवि लेखक कवि लिखते थे, गाना गाते थे, इस राजा की प्रशंसा करते थे। तो इससे क्या होता था, राजा जो थे वो प्रसन्न होते थे। और एक खैरागढ़ के राजा लक्ष्मी थी दरबार में, दलपत राव ने अपनी कविता में राजा की प्रशंसा के साथ ही छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया। दलपत राव ने सबसे पहले छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया। फिर अधिपति राजा और सामंत राजा। अधिपति राजा क्या होता है, जो राजाओं की संख्या बढ़ने से भूमि और अधिकार क्षेत्र के विस्तार को लेकर अनेक युद्ध होते थे। क्या करता था राजा, जो राजा हार जाते थे उन्हें आमतौर पर अपने राज्य वापस मिल जाते थे। बदले में उन्हें राजा की कुछ शर्तें और मतलब अपने नाम के आगे उनके नाम लिखना पड़ता था। कि जैसे एक एग्जाम्पल दिया हुआ, परम भट्टारक परमेश्वर महाराज धीराज श्री भोजदेव के चरणों में रहने वाले महासामंत श्री छत्रपति, इस टाइप से नाम लिखना पड़ता था। और फिर जो राजा थे उनको मूल्यवान गिफ्ट देना पड़ता था, भेंट देना पड़ता था। और जब राजा अगर युद्ध लड़ने जाता था तो सैनिक भेजने पड़ते थे। इसी प्रकार एक चीज़ और मिलता है यहाँ, सन 800 ईस्वी से लगभग 1000 ईस्वी तक उत्तर पूर्व और मध्य भारत में 3 बड़े राजवंश थे, एक प्रतिहार, एक पाल और एक राष्ट्रकूट। फिर क्या हुआ, इन तीनों वंशों के राजा कन्नौज पर अधिकार करने के लिए आपस में लड़ते रहे और 200 वर्षों तक इनकी लड़ाई जारी रही। ताकि जब 200 वर्षों तक लड़ाई चला तो इनकी जो पूरी शक्तियाँ हैं वो नष्ट हो गई। फिर छत्तीसगढ़ में भी कलचुरी वंश के राजा राज्य कर रहे थे। कलिंग राजा रतन जलदेव आदि प्रमुख थे। सन 1000 के आसपास कलचुरियों ने समूचे दक्षिण कोसल पर अधिकार कर लिया। कलिंग राज ने क्या किया, दक्षिण कोसल पर अपना अधिकार कर लिया। फिर तुमाड़ को अपनी राजधानी बनाई। क्या होता था दोस्तों कि जो राजा थे अब कहीं कहीं जगह अपना अधिकार करके उनको अगर लगता था कि यहाँ पे अपनी राजधानी बनानी चाहिए तो अपनी राजधानी को बना लेते थे। ये सब अधिकतर परिवर्तन होते रहता था। ये सब कलचुरियों के बारे में कुछ कुछ दिया हुआ है। फिर उसके बाद बताया गया है कि चौहान, पाल, तोमर ये सब भी राजा हुए थे। इन राजवंशों की विशेषता थी कि प्रत्येक वंश की कई शाखाएं अलग अलग जगहों पर राज करती थी। इस समय भारत में परमार वंश के राजाओं का शासन था। इस वंश के राजाओं में सबसे प्रसिद्ध राजभोज था। फिर भोज ने सन 1000 से 1035 तक शासन किया। अपनी शक्तिशाली सेना की वह एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करने में सफल हुए। भोज एक पराक्रमी होने के साथ साथ विज्ञान, साहित्य और वास्तुकला में भी गहरी रुचि रखते थे। इसी समय मध्य एशिया का एक शक्तिशाली शासक हुआ जिसे महमूद गजनवी कहते हैं। इसने क्या किया, 1000 से 125 तक भारत पर आक्रमण किए और बहुत सारा धन लूटा। फिर उसके बाद एक बड़ा विद्वान था अल-बरूनी, वह गणित, खगोल शास्त्र का गहराई से अध्ययन करने भारत आया था। यह आकर उसने संस्कृत भाषा सीखी और कई जगहों पर भ्रमण किया और पुरानी पुस्तकों का अध्ययन किया। अपने लौटने के समय उसने अरबी भाषा में किताब लिखी जिसका नाम है तहकीक-ए-हिंद। उसने भारत के रीति रिवाज, धर्म, ये सब के बारे में लिखा। अब देखते हैं राजवंशों की शासन नीति, मतलब राजवंशों की कैसी कैसी नीति थी। इस अधिकारियों को राज्य की तरफ से नियमित वेतन नहीं मिलता था, बल्कि बड़े भू क्षेत्र या कई गांव इनके नाम कर दिए जाते थे। इन क्षेत्रों
से इनके लोग लगान आदि वसूल करते थे। युद्धों के चलते रहने वाले सेना का महत्व बढ़ गया था। राजाओं की सेना बहुत बड़ी नहीं होती थी। बड़े अधिकारी और सामंत के पास अपनी अपनी सेनाएं होती, जिसे वे जरूरत पड़ने पर राजा की मदद करते थे। अब इस प्रकार की व्यवस्था नुकसान भी थी। आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने और अलग सेना के कारण अधिकारी अक्सर अपने राज की अवहेलना करते थे। वे हमेशा अपने लिए और ज़्यादा स्वतंत्र हासिल करने के लिए तत्पर थे। फिर क्या, दक्षिण भारत के बड़े राजवंश। अब दक्षिण भारत में कौन कौन से राजवंश थे? राजराज, चंद्र, राजेंद्र, चोल और कुलोत्तुंग चोल। इन राजाओं ने न केवल पूरे दक्षिण भारत पर वर्चस्व स्थापित किया, बल्कि सैनिक अभियानों से धन इकट्ठा करने के लिए उड़ीसा और बंगाल तक के राजाओं को हराया और अपनी विशाल साम्राज्य की स्थापना की। अपने समुद्री बेड़े की मदद से समुद्र पार कर श्रीलंका, अब देखो क्या करने लगे, ये अपने समुद्री बेड़े से समुद्र को पार करने लगे और श्रीलंका, इंडोनेशिया से मालदीव की चढ़ाई करने लगे। श्रीलंका का एक बड़ा हिस्सा लंबे समय तक चोल राजवंशों का हिस्सा बना रहा। फिर चोल राजाओं की इन सैनिक सफलताओं का आधार था उनकी शक्तिशाली जल और थल सैनिक अभियान से धन मिले। अब फिर चोल राजाओं ने क्या किए, कई भव्य मंदिर बनवाए। मंदिर की स्थापित देवताओं के नाम उन मंदिरों में बनवाने वाले राजा के नाम पर होते थे। जैसे राजराज चोल ने राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। इस प्रकार से वे मंदिरों का नाम रखते थे। अपनी सेना जुटाने और शासन के अन्य खर्च के लिए चोल शासन प्रजा पर विभिन्न प्रकार के कर लगाते थे, जिसपे भूमि कर तो सबसे महत्वपूर्ण है। फिर कर उत्पादन की 1/3 हिस्से तक होता था। व्यापार पर लगने वाला कर, तालाब, नहर आदि ये सब में भी कर लगाए जाते थे। ग्राम व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन का इस युग में विकास हुआ। ठीक है दोस्तों, ये हुआ हमारा आज का चैप्टर ख़त्म होता है। अगला चैप्टर देखेंगे।